तो फिल्म की शुरुआत में हम एक मूवी क्रू को देखते हैं, एक ऐसे ग्रुप को जो फिल्म बनाते हैं। वो जंगल में शूटिंग करने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रहे होते हैं और ऐसे ही उन्हें रात हो गई। इनमें टोटल 3 लोग थे, यानी 2 मेन लोगों के साथ उनका कैमरामैन। लेकिन वो रास्ता भटक चुकी थी और बस जंगल में गोल गोल घूमकर बार बार एक ही जगह पर वापस आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो तीनों खो चुके हैं। इसीलिए तीनों टेंट लगाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस तलाश के दौरान उन्हें अपने सामने एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है, जिसने इनकी तरफ पेट की हुई। और जब वो आदमी अपना चेहरा घुमाकर दिखाता है तो वो ये देखकर चौंक गए कि उसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ है। वो लोग काफी घबरा गए, वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि बीच जंगल में अगर कोई ऐसा मास्क वाला इंसान खड़ा हो तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। खैर यहाँ वो मास्क वाला आदमी अकेला नहीं था, उसके 2 और साथी भी थे, जिनमें से एक लड़की होती है। अब मूवी क्रू में आदमी जो था वो अपने बैग से मोबाइल निकालकर सिग्नल्स चेक करने लगता है ताकि किसी तरह मदद के लिए फोन कर सके। लेकिन तभी एक मास्क वाला आदमी वहाँ आकर उसे एक चैनसो की मदद से काट कर खत्म कर देता है। और अब बस क्रू टीम के अंदर सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक लेडी और एक कैमरामैन। लेकिन ज्यादा देर तक वो बेचारे भी नहीं जिंदा रह पाते, क्योंकि मास्क वाला एक खूनी आकर उस लेडी को जान से मारता है और दूसरा कैमरामैन को। उन्हें भी बहुत बुरी मौत दी जाती है और ये सब कुछ उस कैमरामैन के कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक और मूवी क्रू को देखते हैं। इस टीम में भी सिर्फ 3 मेंबर्स ही होते हैं। इनमें जो लड़की थी उसका नाम होप था, उसका एक साथी और कैमरामैन थे। उनको एक प्रोड्यूसर ने उनके शॉर्ट फिल्म के लिए एक अच्छा सा केबिन ढूंढने के लिए बोला था, लेकिन फिलहाल उन्हें कहीं भी कोई अच्छा केबिन नहीं मिल रहा होता। लेकिन हॉप का कहना था कि शायद जंगल के अंदर कोई ना कोई अच्छा केबिन जरूर मिल जाएगा। और फिर वो सब कार में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फिर रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुककर कार में पेट्रोल डलवाते हैं। कैमरामैन ही कार के अंदर फ्यूल डाल रहा था और वो यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और बताता है कि प्रोड्यूसर ने उसे सब कुछ रिकॉर्ड करने को बोला है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर ने कहा है कि कैमरा कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो सभी जंगल में जाते हैं, जहाँ जंगल के बीचों बीच उनको एक कैबिन दिख भी जाता है। अब होप का साथी जिसका नाम बेन था वो काफी डर गया था। उसका ये कहना था कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन होप उसकी एक बात नहीं सुनती और कैबिन के अंदर जाने लगती है कि तभी उसे अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। इसीलिए वो सभी अंदर गए चेक करने के लिए। वो देखते हैं कि यहाँ टीवी चल रहा है और चिल्लाने की आवाज दरअसल उस टीवी से ही आ रही। अब वो पूरे कैबिन को चेक करने लगे, जहाँ तभी उन्हें कैबिन का मालिक मिलता है। वो उन पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो उसको सारी बात बताते हैं कि उन्हें इस कैबिन में से चिल्लाने की आवाज आई थी, जिस वजह से ही वो अंदर आ गए। अब यहाँ पर होप कैबिन के मालिक से कहती है कि हम आपका ये कैबिन 2 दिन के लिए किराए पर लेना चाहते हैं। और अब कैबिन का ऑनर सारी सूरत हाल को देखते हुए कैबिन की 2 दिन के $2000 मांगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। वो दरअसल उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अब क्योंकि मूवी तो उन्हें बनानी ही थी, इसलिए होप उसे 1 दिन के $750 की ऑफर करती है। अब पहले तो ऑनर ऑफर मना कर देता है, लेकिन बाद में मान भी जाता है, क्योंकि उसके लिए ये भी काफी अच्छी रकम। अब होप उसे पैसे देती है, जिन्हें लेकर ऑनर वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है और उन्हें जंगल में ज्यादा अंदर जाने से मना करता है, क्योंकि जंगल के अंदर कुछ लोगों का एक ग्रुप रहता है जो कि शायद उन लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। वो बताता है कि उस ग्रुप के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने आकर इन लोगों को यहाँ से भगा दिया। इनमें से कुछ लोग तो चले गए थे, लेकिन कुछ इस जंगल के अंदर छुपकर रहने लगे। ये सारी बातें बताकर ऑनर वहाँ से निकल जाता है। होप और बेन काफी खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल से ये कैबिन मिला, जो उनके शॉर्ट मूवी के लिए बहुत बेहतरीन था। अब होप ये खबर प्रोड्यूसर को भी सुनाती है। तब प्रोड्यूसर कहता है कि वो जल्दी वहाँ पर कैबिन देखने आ रहा है। अब कैबिन मिलने की खुशी में होप, बेन और कैमरामैन खूब ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद वो जंगल में देखने निकल जाते हैं कि उन्हें कोई अच्छी सी लोकेशन मिल जाए। वो नोटिस करते हैं कि पूरा ही जंगल उनकी मूवी के लिए काफी परफेक्ट है। अब होप जब आसपास चेक कर रही थी तो तभी उसे कोई झाड़ियों में से गुजरता हुआ नजर आता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। खैर अब तीनों कैबिन के अंदर जाकर जंगल में शूट की गई लोकेशंस को चेक करने लगते हैं और उन्हें वीडियो के अंदर वही मास्क वाला आदमी नजर आता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। और ये देखकर होप काफी घबराने लगती है। वो बेन को कहकर कैबिन की सभी खिड़कियां और दरवाजों को बंद करवा देती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर प्रोड्यूसर भी आ जाता है। वो सभी प्रोड्यूसर को सारी बात बताकर उसको वो फुटेज भी दिखाते हैं, लेकिन उसका कहना था कि वो बस कोई बच्चा होगा जो मजाक कर रहा है। प्रोड्यूसर उन सबको वहीं पर रुकने का कहता है, लेकिन होप अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। इस पर प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, वो रात कहीं और गुजार लेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक साथी यहाँ आने वाली है कैबिन को चेक करने के लिए। होप बेन को कहती है कि सामान पैक करो, जो कि खिड़की के पास बैठा हुआ था। होप जैसे खिड़की से बाहर देखती है, उसे वही मास्क वाला आदमी नजर आता है। और अच्छी बात ये होती है कि सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। वो फौरन प्रोड्यूसर को सब कुछ बताती है। वो अभी कैमरा देखने ही वाला था कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जब प्रोड्यूसर बाहर जाके देखता है
तो वहाँ कोई भी नहीं होता। प्रोड्यूसर को लगता है कि ये सिर्फ किसी बच्चे का मजाक है, इसलिए वो वापस अंदर आ जाता है। होप और बेन को समझाता है कि तुम लोग ज्यादा ही सोच रहे हो, इतनी टेंशन मत लो, और कहने लगता है कि हमें अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग शुरू कर देनी चाहिए। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि तभी दोबारा से दरवाजे पे दस्तक होती है। इस बार जब प्रोड्यूसर बाहर गया चेक करने, तो सामने वही 3 मास्क पहने हुए किलर्स होते हैं। प्रोड्यूसर उनके पास गया और उनको धमकाने लगता है कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिलते तक नहीं। फिर अचानक उनमें से एक आदमी प्रोड्यूसर के सर पर हथौड़ा मारता है, जिससे बुरी तरह उसका खून निकलने लगा और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। कैमरामैन जल्दी से कैमरा लेकर कैबिन के अंदर आता है। प्रोड्यूसर के साथ जो हुआ उसे देखकर तीनों बहुत ज्यादा सदमे में होते हैं। फिर पता चलता है कि वहाँ पर सिग्नल्स क्यों नहीं थे, क्योंकि उन मास्क वाले किलर्स के पास सिग्नल्स को ब्लॉक करने वाले डिवाइस थी। मुसीबत बढ़ती जा रही थी क्योंकि लाइट भी चली गई थी। और तो और मास्क वाले किलर्स बाहर खड़े होकर होप, बेन और कैमरामैन का इंतजार कर रही थी। होप कहती है कि अपने बचाव के लिए हमें हथियारों की जरूरत है, इसीलिए वो किचन में जाकर वहाँ से एक एक चाकू लेकर अपने पास रख लेते हैं। उन्हें वहाँ पर फ्लैश लाइट्स भी मिल गई थी, जो भी उन्होंने ले ली होती है। फिर अब ये तीनों दूसरे रूम में आ जाते हैं और एक मास्क वाला आदमी बाहर ही खड़ा हुआ था। इतनी ही देर में लाइट वापस आ गई और होप को नीचे एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारी सीडीज होती हैं। उनमें से एक पर किसी लड़की का नाम लिखा हुआ था, तो होप उसे डीवीडी प्लेयर में डालकर प्ले करती है। उसके अंदर इसी लड़की की फुटेज होती है और वो मास्क वाले लोग जबरदस्ती उस लड़की को बाहर ले जा रहे होते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। फिर उसके चेहरे पे घास काटने वाली मशीन को चला देते हैं, जिससे उसके पूरे चेहरे का बुरा हाल हो गया और तड़प तड़प कर लड़की की मौत हो जाती है। खौफनाक बात ये थी कि जिस रूम में वो लड़की सो रही थी वो असल में इसी कैबिन का ही रूम था। इसका मतलब ये था कि मास्क वाले लोग जो भी हैं वो बहुत टाइम से ये सब करते आ रहे हैं, और जो लोग भी इस कैबिन और जंगल में आया करते थे तो ये मास्क वाले लोग उन सबको मार दिया करती थी। साथ ही साथ वो उनकी वीडियोस भी बनाते हैं। अब ये लोग सोच समझकर खुद ही उन मास्क वाले लोगों से पूछते हैं कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, तो वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए, यानी कि होप। जो जानकर होप और ज्यादा घबराने लगती है। फिर वो मास्क वाली औरत को समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो बस एक फिल्म मेकर है, तो वो उन्हें वहाँ से जाने दे। लेकिन जाहिर है मास्क वाले किलर्स उनकी बात नहीं सुनने वाले थे और बेन भी होप को यही समझाता है कि ये लोग कुछ भी नहीं समझेंगे। फिर तभी वहाँ कार में प्रोड्यूसर की साथी भी आ जाती है और होप बेन को कहती है कि वो तीनों कार तक पहुँच सकते हैं। अभी ये बात कर ही रहे थे कि ये उसकी कार तक पहुँच जाएंगे कि तभी वो मास्क वाले किलर्स होप के फोन पर एक वीडियो भेजते हैं। वीडियो को चलाने पर इन्होंने देखा कि वो किलर्स प्रोड्यूसर की साथी को पकड़ ले गए हैं और उसे एक ड्रिल से बुरी तरह मार रहे हैं, उसे तकलीफ दे रहे हैं। जुल्म की हद तब बढ़ जाती है जब वो उसके नाखून उखेड़ने लगते हैं। इससे भी जब उनका दिल नहीं भरा तो वो उसे जान से ही मार देते हैं, जो देखकर सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो लोग प्रोड्यूसर की साथी की लाश को लेकर खिड़की के पास आ जाते हैं और उन्होंने प्रोड्यूसर की साथी की कार के टायर्स को भी पंक्चर कर दिया था, जिसका मतलब था कि इनकी कार तक पहुंचने का प्लान भी इन्होंने पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। अब बेन बाहर किलर से दूर जाकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन जैसे वो बाहर जाता है उससे ज्यादा तेजी से अंदर वापस आ जाता है, क्योंकि उन तीनों ने बेन पर भी बुरी तरह हमला कर दिया था, जिससे उसकी हालत भी खराब हो गई। फिर अंदर आकर बेन नोटिस करता है कि खिड़की के बाहर खाली 2 ही किलर्स थे, तीसरा कहाँ गया। यही सोचकर वो लोग कैबिन को चेक करने लगे कि कहीं वो अंदर तो नहीं आ गया। बेन ने एक रो बार भी अपनी हिफाजत के लिए पास रख लिया था। अब जब वो दोनों कमरे में जाते हैं तो वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। सूरत हाल को चेक करने जब बेन बेड के पास आया तो तीसरा किलर जो बेड के नीचे छुपा हुआ था वो बाहर आकर बेन की टांगों को पकड़ लेता है। तभी बेन उस किलर के चेहरे पर वो क्रो बार घुसा देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब बाहर जो बाकी 2 बचे हुए किलर्स थे वो पूरे ही कैबिन को जलाने की कोशिश करते हैं ताकि होप, बेन और कैमरामैन कैबिन से बाहर आ जाएं। वो तीनों अपने साथ एक एक कैमरा ले लेते हैं ताकि सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और वो मास्क वाली लेडी उन पर अटैक कर देती है। होप तो जल्दी से भागकर कैबिन के बाहर आ गई थी और बचने के लिए जंगल में भाग जाती है, लेकिन कैबिन के अंदर लाइट वापिस आ जाती है और मास्क वाली लेडी अब बेन पर हमला कर देती है। उसने पीछे से उसे पकड़ा हुआ था और अब बेन यहाँ बिना टाइम गवाए चाकू को उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिससे उस लेडी की भी मौत हो जाती है। फिर कैमरामैन और बेन भी कैबिन से बाहर निकलकर भाग जाते हैं, लेकिन बाहर अंधेरा होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उधर होप भी जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक उस पर आखिरी बचा हुआ मास्क वाला आदमी हमला कर देता है। होप उसे बचकर भागने लगी और किसी तरह अपनी कार तक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ फिर से किलर एक चैनसॉ लेकर आ जाता है और होप एक बार फिर भागती है। उधर कैमरामैन को सिग्नल्स मिल जाते हैं और जैसे वो पुलिस को कॉल करने लगता है तभी एक और मास्क वाला आदमी आ जाता है। उसने पीछे से कैमरामैन पर हमला कर दिया और उसे जान से मार डालता है। ये वाला किलर वो चैनसॉ वाला किलर
नहीं था। इसका मतलब ये है कि वहाँ और भी ऐसे कई सारे लोग थे जो ऐसे खतरनाक काम कर रहे थे। उधर होप भागती भागती रोड तक आ गई। रोड पर एक कार भी आ रही होती है जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि कैबिन का ऑनर था। होप कार में बैठ जाती है और उसने ऑनर को सारी बात बता दी और अब वो मदद मांग रही होती है, लेकिन ऑनर मदद करने की बजाय होप को वापस कैबिन की तरफ ही ले जाने लगता है। और तब हमें ये हैरान कुन जानकारी मिलती है कि वो ऑनर भी उन्हीं मास्क वाले लोगों में से एक था। इस बात की भनक लगते ही होप एक चाकू को कैबिन ऑनर के पेट में घुसा देती है और वहाँ से भाग निकलती है। तभी हम बेन को देखते हैं जो अभी भी इन मास्क वाले लोगों से बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी वो एक पुराने से कैबिन तक पहुँच जाता है जिसके अंदर उसे कैमरामैन की लाश मिलती है। बेन जब अंदर गया चेक करने तो चैनसो लेकर किलर झट से उसके सामने आ जाता है। बेन पर भी चैनसो से हमला करके उसकी जान ले लेता है। उधर होप एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। उसने कहा कि ये मेरा आखिरी मैसेज भी हो सकता है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी ये वीडियो मिलती है तो वो पुलिस की मदद से इन मास्क वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दे। फिर वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। जिस बीच एक मास्क वाला आदमी होप को रिकॉर्ड कर रहा था और होप को ये पता चल जाता है, इसीलिए वो उस किलर के लिए एक ट्रैप सेट करती है, एक जाल बिछाती है उसे पकड़ने की। जैसे वो ट्रैप में फंसता है होप तेजी से आखिरी किलर का सर एक पत्थर से मारकर फोड़ देती है। वो लगातार मार मार कर आखिर उसकी जान भी ले लेती। खैर अब होप वहाँ से भागने ही वाली थी, लेकिन तभी वो चैनसो वाला आदमी वहाँ आ जाता है और वो सीधा होप के पेट पर चैनसो से कट मार देता है। लेकिन फिर भी होप वहाँ से भागती रहती है और वो किलर उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो उसको ढूंढ लेता है, लेकिन इस बार होप अपना चाकू उसके सीने में घुसा देती, उसे चीर कर आखिरकार उसकी भी जान ले ली। इसके बाद हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें होप का बयान था क्योंकि वो बच गई थी। ये उसका पॉडकास्ट होता है जिसमें वो बताती है कि कैसे उसके दोस्तों को उन मास्क वाले लोगों ने खत्म कर दिया था। मैं भी लगभग खत्म हो ही गई थी, लेकिन मैंने उनका सामना किया और बड़ी मुश्किल से अपना बचाव करके वहाँ से निकली हूँ। फिर वो ये भी बताती है कि अब मैं एक बड़ी मूवी बनाने वाली हूँ जो इन्हीं चीजों से जुड़ी हो। पॉडकास्ट के बाद होप घर जाकर सो जाती है। इसी बीच कोई चुपके से उसके घर घुस आया और वो यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं मास्क वाले लोगों में से एक था, जिसके बाद वो होप को भी आखिरकार खत्म कर ही देता है। जिसका मतलब था कि होप जो बेचारी खुश हो रही थी कि वो किलर से बचकर भाग निकली, इकलौती सर्वाइवर है, लेकिन उस बेचारी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मास्क वाले किलर्स मर गए थे उनके अलावा वहाँ और भी कई सारे लोग थे जो तब से अब तक होप का पीछा कर रहे थे और मौका मिलते ही उसकी भी जान ले ली, क्योंकि जो भी यहाँ आता ये मास्क वाले लोग उसे खत्म करके ही दम लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जंगल उनका घर है और जो भी यहाँ आएगा वो उन्हें किसी भी सूरत नहीं छोड़ते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा यहाँ कोई भी घुसे। दरअसल उनका ये मानना था कि शहर वाले लोग जंगल में आकर उनकी जमीन, उनके रहन सहन और सबसे अलग उनकी जो जिंदगी है उस चीज को बर्बाद करते हैं, जो बात उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं। अब उनके मुताबिक वो अपने घर जंगल की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि किसी को भी बिला वजह मार देना बहुत गलत बात है। इसलिए हम उन्हें ये कहेंगे कि वो पागल हैं, साइको किलर्स हैं। वो उनकी मूवी भी इसलिए बनाते हैं ताकि साबित कर सके कि जो हमें छेड़ने की कोशिश करता है उसके साथ हम ये सब करते हैं। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।